Today's class is one of the very important class on rotational dynamics. We'll learn about rolling motion. अब रोलिंग मोशन क्या है आप लोगों को मालूम है। कोई चीज अगर रोल करते हुए जा रहा है, मतलब जैसे मान लो कि ये कोई एक व्हील है, ये व्हील अपनी एक्सिस में रोटेट करने के साथ साथ आगे जा रहा है। अब गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का व्हील ऐसे ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है, जिसको आप रोलिंग मोशन कहते हो, है ना। इस मोशन के बारे में बहुत कुछ सीखना है और उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज ए रोलिंग मोशन एंड व्हाट इज ए रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब एक्सिस फिक्स है, कोई बॉडी उसकी एक्सिस में घूम रहा है। जैसे पंखा चल रहा है तो हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन, है ना। मैं अगर अपना हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज रोटेशनल मोशन, इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस ओनली। बट हियर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये घूम रहा है, इस एक्सिस में घूम रहा है और ये एक्सिस भी आगे मूव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे रोलिंग मोशन। तो ऐसा मोशन जिसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन भी इंक्लूडेड है और एक रोटेशनल मोशन भी इंक्लूडेड है, इज कॉल्ड ए ट्रांसरोटेशनल मोशन। अब ये ट्रांसरोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये रोलिंग मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कब कोई ट्रांसरोटेशनल मोशन को हम रोलिंग मोशन कहेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट रोलिंग मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोशन। In case of a transrotational motion, if angular velocity of the body, angular velocity omega of the body about center of mass or central axis is related to the velocity v of central axis by the relation v is equal to omega r, then the motion is called rolling motion. Where r is radius of the body। कोई बॉडी रोल करेगा कब, जब उसका कोई एक सर्कुलर सेक्शन होगा। हो सकता है कि डिस्क है, रिंग है, या फिर कोई एक स्फीयर है ना। कोई एक स्क्वायर रोल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रोल। तो रोलिंग करने के लिए एक सर्कुलर प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। कोई सर्कुलर प्रोफाइल का बॉडी रोल कर रहा है कब कहेंगे, जब आर उसका रेडियस है और सेंटर का एक्सिस का वेलोसिटी है v और एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द एक्सिस इज ओमेगा एंड दे आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा r। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से आपको ज्यादा कुछ समझ में आया होगा। लेट मी एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 2 ये बीच में कहा गया, जस्ट मिनट। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सेटिंग कर देते हैं। लेट अस सी पॉइंट नंबर 2 में देखो, कोई बॉडी मान लो कि एक सर्कुलर प्रोफाइल वाला कोई ऐसा प्रोफाइल, ऐसा सेक्शनल व्यू वाला बॉडी किसी एक सरफेस पे रोल कर रहा है, हम कहेंगे मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। कुछ बुक में लिखा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, नॉट नेसेसरली सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक
होमोजीनियस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है तो सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। ऐसे सेंट्रल एक्सिस हो सकता है कि इसका ऊपर वाला हाफ लोहे का बनाया हुआ है, नीचे वाला हाफ वुड का बनाया हुआ है, तब भी तो रोल कर सकता है कि नहीं? तो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी हियर, इट विल बी समवेयर हियर। सो डोंट से अबाउट द सेंटर ऑफ मास। लेकिन स्कूल लेवल में या फिर लो लेवल थिंकिंग में चलता है कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। रिमेंबर दीज आर ऑल स्मॉल मिसकंसेप्शंस जो आगे चल के बहुत बड़े बड़े पंगे करते हैं। और जो लोग जेईई और एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके लिए तो ये सतर्क रहना है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है ये लोग क्या मिसकंसेप्शन डेवलप किए, उसी के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा हो रहा है कि कोई एक बॉडी है जो इस एक्सिस में रोल कर रहा है। सपोज रोल कर रहा है मतलब अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, अबाउट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट इज आल्सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो मूविंग विथ स्पीड v। और अगर v और ओमेगा में रिलेशन हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा r फॉर रोलिंग, आप कहोगे v इज इक्वल टू ओमेगा r। आप कहोगे सर ये की नई चीज है, हम लोग तो पहले से जानते थे v इक्वल टू ओमेगा। व्हाट इज न्यू हियर? हम लोग पहले से सर्कुलर मोशन में भी जानते थे v इज इक्वल टू ओमेगा r, लेकिन ध्यान रहे दैट एंड दिस आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। सर्कुलर मोशन में जो v इक्वल टू ओमेगा r पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि ये कोई एक सर्किल है, ये सर्किल में कोई चीज v स्पीड में घूम रहा है और उसका रेडियस r है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। मतलब सेम पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेम पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा r। वहां पर जो v इक्वल टू ओमेगा r था, v क्या था? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेम पार्टिकल, है कि नहीं? बट हियर व्हाट वी से v इज वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस एंड ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस। समझ में आ रहा क्या? ओमेगा इज नॉट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस एक्सिस, एक्सिस इज नॉट रोटेटिंग, इट इज जस्ट मूविंग स्ट्रेट, है कि नहीं? तो ध्यान रहे कि दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन आर टोटली डिफरेंट। ये रिलेशन में अगर आप v को बढ़ा दोगे तो ओमेगा भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? v एंड ओमेगा आर इंटररिलेटेड, v बढ़ेगा ओमेगा बढ़ेगा, ज्यादा स्पीड में मूव करेगा ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हो सकता है v बढ़ेगा ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, हो सकता है ओमेगा बढ़ेगा v कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर तो v इक्वल टू ओमेगा r होना ही होना है, देयर कैन नॉट बी अदर केस कि v लेस देन ओमेगा r है या मोर देन ओमेगा r होगा, ऐसा नहीं हो सकता इस केस में, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। जबकि हमारा इस केस में v कैन बी लेस देन ओमेगा r, v कैन बी मोर देन ओमेगा r। आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लो कि आपकी गाड़ी बारिश में कहीं रखा हुआ था और नीचे कीचड़ फंस गया था। जैसे आप गाड़ी में बैठे और एक्सीलेटर दबाए तो आप देखोगे चक्का आपका बहुत जोर से घूम रहा है लेकिन गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रहा है आगे। ऐसा होता ही नहीं होता है? चक्का जोर से घूम रहा है, ओमेगा इज मोर बट v इज लेस। इन दैट केस यू से v इज लेस देन ओमेगा r, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन मोशन को क्या कहते हैं? स्लिपिंग मोशन, गाड़ी स्लिप कर रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी मान लो कि ये बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे ये बॉल जा रहा है, यहाँ पर मान लो ये बॉल रोल करते हुए जा रहा था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कोई एक फोर्स लगा के जोर से पुश कर देता हूँ, तो पहले से कुछ वेलोसिटी था, पुश करने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा ये फोर्स इस एक्सिस में कोई टॉर्क तो नहीं बना रहा है, टॉर्क नहीं बनाएगा तो देयर विल बी नो एंगुलर एक्सीलरेशन, देयर विल बी नो एंगुलर एक्सीलरेशन मींस देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा, ओमेगा रिमेन्स सेम, v इंक्रीजेस, इन दिस केस v कैन बी मोर देन ओमेगा r। आर यू गेटिंग? तो v इज इक्वल टू ओमेगा r होगा कोई जरूरी नहीं है। ओनली इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन v इक्वल टू ओमेगा r होता है। इसको कहते हैं स्लीपिंग मोशन, गाड़ी स्लिप कर गया। इसको कहते हैं स्कीडिंग मोशन, स्कीड कर गया। समझ में आया क्या? v इज मोर देन ओमेगा, स्कीड हो गया, v इज लेस देन ओमेगा, स्लिप कर गया। समझ में आ रहा है? जबकि इन दोनों मोशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना, जबकि जेईई में ये सबके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। है तो हमें समझ में आ गया v इक्वल टू ओमेगा इज नॉट ए ऑब्वियस कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है।
क्या आपको अभी ये क्लियर हो गया कि सर्कुलर मोशन का v इक्वल टू ओमेगा और हमारा रोलिंग मोशन का v इक्वल टू ओमेगा टू डिफरेंट थिंग्स? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर v को हम सेपरेटली बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग ओमेगा, ओमेगा को सेपरेटली बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग v। एंड इन सर्कुलर मोशन v was velocity of the particle, omega was angular velocity of the same particle. Here v is velocity of the axis, omega is angular velocity of other particles around the axis. They are two different things. समझ में आ गया क्या? सो ये जो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते थे ये वो नहीं है, ये कोई दूसरा है। ठीक है, लेट अस प्रोसीड नाउ। अब हमें इस किस्म की मोशन के बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, ठीक है, अगर इस मोशन के बारे में एनालिसिस करना है तो इसको थोड़ा जगह बनाते हैं। अब इस मोशन के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे दो किस्म की मोशन छुपे हुए हैं। ठीक है, नंबर 3 में इसमें दो मोशन छुपे हुए हैं। आप कह सकते हो कि कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में जा रहा है, दैट इज सेम एज सुपरपोजिशन ऑफ ए प्योर ट्रांसलेटरी मोशन and a pure rotatory motion about its own axis। ये दोनों मोशन को जोड़ देंगे तो हमें रोलिंग मोशन मिल जाएगा। कोई बॉडी, ये यहाँ पे क्या हुआ है, एक बॉडी के पास सिर्फ एक वेलोसिटी v है, घूम नहीं रहा है, मतलब हर एक पॉइंट इसका v वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा है, अपनी जगह घूम रहा है। हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी about the same axis is same, they are all moving with same angular velocity around the axis। दोनों मोशन को जोड़ो तो ये रोलिंग मोशन मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांस रोटेशनल मोशन। इसमें क्या हो गया, ये लीनियर मोशन हो गया और ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस, रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस। तो रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस एंड ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन एडेड टू फॉर्म ए रोलिंग मोशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अब रोलिंग मोशन को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ भी अगर निकालना है, सपोज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हम देखेंगे इसका कितना काइनेटिक एनर्जी है, इसका कितना काइनेटिक एनर्जी है, जोड़ दो, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज निकालना है तो इंडिविजुअल इन दोनों के लिए निकाल लेंगे फिजिकल क्वांटिटी को। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली जोड़ देंगे, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है स्केलर वे में ऑर्डिनरीली जोड़ देंगे एंड विल गेट दैट फिजिकल क्वांटिटी फॉर रोलिंग मोशन। समझ में आया क्या? अच्छा, यदि ये चीज आपको समझ में आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज आई वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फिगर दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट मी ड्रॉ द फिगर हियर सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ओके, लेट अस सी दिस केस। हियर कोई बॉडी ऐसे रोल कर रहा है, मतलब अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमने के साथ साथ आगे जा रहा है v वेलोसिटी में। दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए superposition of a pure translatory motion v and a pure rotational motion about its own axis। इन दोनों मोशन को जोड़ोगे ये मोशन होगा, हमें समझ में आ गया। ये क्या, ये लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन मतलब दिस इज मूविंग विथ स्पीड v, मतलब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v है। ये पॉइंट भी चल रहा है v में, ये पॉइंट भी चल रहा है v में, ये पॉइंट भी चल रहा है v में। एवरी पॉइंट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। Here every point here is rotating with an angular velocity omega। हर एक पॉइंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहे। चलिए, हमें पता करना है what is the velocity at the highest point of the body when the body is rolling। When the body is rolling, what is the velocity at the highest point? ये पॉइंट का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे। चलो नोटिस करते हैं हाईएस्ट पॉइंट में, क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। हर एक पॉइंट v वेलोसिटी में जा रहा है। अगर ये भी जा रहा है v में तो ये भी v में, ये भी v में। नीचे वाला पॉइंट ये भी जा रहा है v वेलोसिटी में, हर एक पॉइंट v वेलोसिटी में जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर दिखा देते हैं। ये पॉइंट भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, ये पॉइंट भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी में। एवरी पॉइंट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। हियर
दिस पॉइंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ व्हाट वेलोसिटी, ओमेगा इनटू आर, क्योंकि इसका रेडियस आर है। समझ में आ रहा है? अगर रेडियस आर है, कोई चीज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, तो इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इनटू आर। ओमेगा इनटू आर। इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? सोचिए और बोलिए। ये घूम रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे, ओमेगा आर। इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? घूम रहा है, मतलब ऊपर की तरफ होगा, ओमेगा इनटू आर, है ना? इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा इनटू आर, लाइक दिस। अब मुझे इसका किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए और मुझे निकालना है कि कैसे होगा, कैसे होगा। थोड़ा फिगर को छोटा कर देते हैं, सो दैट वी कैन राइट द कंक्लूजन हियर। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व, मुझे चाहिए हाइट पॉइंट का वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू लीनियर मोशन। इसका वेलोसिटी है v इधर को, इसका वेलोसिटी है ओमेगा। और आप जानते हैं कि फॉर रोलिंग मोशन, आप जानते हो कि फॉर रोलिंग मोशन क्या होता है? Here, what is the relation between v and omega? अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है, तो आप जानते हो कि रोलिंग मोशन के लिए v इक्वल टू ओमेगा होता है। मतलब ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, सब कुछ भी है। सोचो हाइट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? इसके लिए भी, इसके लिए भी, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया? 2v। जब कोई बॉडी रोल कर रहा है v वेलोसिटी में, कोई रिंग रोल करते हुए जा रहा है v वेलोसिटी में, उसका हाइट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 0। समझ में आया? सॉरी, हाइट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 2v। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? देखो तो लोएस्ट पॉइंट में ये इधर को जा रहा है v में, ये इधर को आ रहा है v में, नेट वेलोसिटी क्या हो गया? नेट वेलोसिटी 0। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज 0, इट इज कमिंग आउट टू v इक्वल टू 0। अच्छा, कोई पूछेगा ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? आप गेस करो और बताओ। देखो ये इधर को है v, ये इधर को है v, ओमेगा तो v के बराबर है, ये इधर को है v, ये v और ये v का रिजल्टेंट ड्यू टू ट्रांसलेशन v, ड्यू टू रोटेशन v और v के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? यू नो, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल ओवर इज √2v। मतलब ये पॉइंट का जो वेलोसिटी है रोलिंग मोशन में, किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। ध्यान रहे, ये पॉइंट का वेलोसिटी कुछ ऐसा टेढ़ा है, ये रोटेशनल मोशन नहीं है। रोटेशनल मोशन होता तो वेलोसिटी टैंजेंशियल होता, यहाँ पर वेलोसिटी टैंजेंशियल नहीं है। आर यू गेटिंग? यू सी दिस वेलोसिटी समथिंग इन दिस डायरेक्शन, और कितना है? √2v। समझ में आ रहा है क्या? हर एक पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे ऐसे बदल रहा है। कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी आपको निकालना है तो यू हैव टू फाइंड इट फॉर द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट फॉर लीनियर मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन, एंड वेक्टोरियली यू एड देम टू गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस। अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा अभी नोट करना चाहूंगा। क्या नोटिस किए हम लोग रोलिंग मोशन में? नोटिस किए वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट is 2v and that of lowest point is 0। हाँ, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। सपोज, फिर मैं आपको एक फील देने के लिए बात कर रहा हूं। सपोज हम एक रिंग ले लेते हैं, दिस इज ए रिंग। ये रिंग के ऊपर मैं क्या करता हूं? कलर पेंट लगा देता हूं, कलर पेंट लगा देता हूं। नाउ वेट पेंट्स आर स्टिकिंग हियर, ये पेंट्स लगे हुए हैं, मतलब जहां भी लगेंगे वहां पर अपना मार्क लगा देंगे। सपोज ये रिंग ऐसे करके किसी एक सरफेस पे रोल करते हुए निकल गया, तो आपको क्या मिलेगा? जो सरफेस पे व्हाट यू विल फाइंड डॉट्स ऑन दी सरफेस और ऐसे लाइंस ऑन दी सरफेस। क्या मिलेगा आपको? सोचो तो, ये रोल करके निकल गया तो इट विल क्रिएट डॉट ऑन द सरफेस और ऐसे डैश लाइन मिलेंगे। अरे रोल करके जा रहा है, मान लो आपका साइकिल टायर है, डॉट है, किसी साफ सरफेस पे चले जाओगे तो क्या मिलता है? डॉट्स मिलते हैं कि डैश मिलता है? डॉट्स मिलते हैं।
क्योंकि डैश तो तब मिलेगा जब ये जो पॉइंट नीचे कांटेक्ट में आ रहा है वो घिसेगा यहाँ पे, तो घिस नहीं रहा है। द मोमेंट इट कम्स टू कांटेक्ट विद द फ्लोर, इट्स वेलोसिटी इज जीरो, इट इज नॉट स्लाइडिंग। क्या लोएस्ट पॉइंट स्लाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। लोएस्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है क्योंकि लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है। आर यू गेटिंग? तो हम देख रहे हैं कि ये लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, लोएस्ट पॉइंट इज नॉट स्लाइडिंग। अगर लोएस्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है तो सोचो क्या होगा। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखेंगे? पता चल गया कि लोएस्ट पॉइंट इज नॉट स्लाइडिंग एट द लोएस्ट पॉइंट is not sliding। सोचो, हो सकता है कि लोएस्ट पॉइंट पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वेलोसिटी जीरो है, तो व्हाट इज द पावर एक्सर्टेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स? F डॉट V हो गया पावर, क्या हो गया? जीरो। लोएस्ट पॉइंट में जो पॉइंट में फोर्स आ रहा है वो पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। जब फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था इस पॉइंट में, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा था। जब मैं वॉक कर रहा हूं, मेरे पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है? आगे की तरफ है। न्यूटन लॉ में हम लोग देख चुके हैं, व्हेन आई एम वॉकिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन है। जब मैं चल रहा हूं, वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ओहो, आप लोग तो भूल जाते हो। अरे नहीं, देखो पहला चीज तो है कि हम जब चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है। हम अगर आगे की तरफ गए, वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अरे भाई साहब, हम लोग क्या ये बात नहीं किए थे कि वर्क डन इज F डॉट S एंड S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब तक पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था तब तक पांव का डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? नहीं। जब पांव का डिस्प्लेसमेंट हुआ तब फ्रिक्शनल फोर्स था क्या? नहीं। सो नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स के चलते नो वर्क इज डन। अच्छा, एग्जैक्टली इन द सेम वे जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, हो सकता है कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, बट इन दैट केस यू विल सी नो वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट स्लाइडिंग। सो जब भी कोई बॉडी रोल कर रहा है, नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर प्योर रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, फॉर प्योर रोलिंग नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वो आपको पूछेंगे कोई एक बॉल यहां से रोल करके नीचे आ गया, हाइट वगैरह दे देंगे, बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अरे अगर ये रोल करके आ रहा है तो नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। The point of application of force is not displaced during the application of force। जब तक फोर्स आ रहा था तब ये डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि आगे एनर्जी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो दिस कंसेप्ट विल बी वेरी मच यूजफुल। तो क्या देखे हम लोग देखे कि एज द लोएस्ट पॉइंट इज नॉट स्लाइडिंग, therefore ठीक है, therefore during rolling motion no work is done by or against frictional force, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते कोई वर्क नहीं हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रोलिंग मोशन का। दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? रोलिंग मोशन किसको कहते हैं? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द सेंट्रल एक्सिस आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा। दूसरा हुआ हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होता है 2v, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होता है 0 एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। समझ में? अच्छा, ये बात है, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स के चलते कोई वर्क नहीं होता है। अब लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है का मतलब नहीं है कि लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन 0 है। ध्यान रहे, अगर कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है, वो चलेगा क्या? नहीं, जहां था वहीं पड़ा रहेगा। एक्सीलरेशन 0 है मतलब कोई फोर्स नहीं है।
तो वेलोसिटी जीरो है का मतलब नहीं कि एक्सीलरेशन जीरो है। एंगुलर आप जो कोई बॉडी जब मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, तब भी हम कहेंगे लोएस्ट पॉइंट का कुछ एक्सीलरेशन है। नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वेलोसिटी आया कैसे? जब वो लोएस्ट पॉइंट कांटेक्ट में था फ्लोर के साथ, तब वेलोसिटी जीरो था। वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी जीरो नहीं था, तो वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब देयर वाज सम एक्सीलरेशन इन इट। तो आप क्या कहोगे? दो वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज जीरो, ये एक्सीलरेशन of lowest point is not zero, lowest point का एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। lowest point का वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं। हो सकता है कि बॉडी इज रोलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो रोल करके जा रहा है, साइकिल चलाया जा रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में, साइकिल का एक्सीलरेशन जीरो है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। आप साइकिल लेके जा रहे हो v वेलोसिटी में, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 2v। समझ में आ रहा है क्या? हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2v है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो है क्या? नहीं, लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा, वो ये है, थोड़ा हम ड्रॉ करके देखेंगे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक बॉडी था जो रोल कर रहा था, सपोज ये डाटा है, मैं प्रूफ करना पसंद नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि काफी लोगों को तकलीफ होगा, जस्ट याद रख लेना, बट दैट नीड्स इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट हाउ इट इज हैपनिंग। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक बॉडी था जो इस सरफेस पे रोल कर रहा था, यस, यहाँ पे कोई एक बॉडी था जो इस सरफेस पे रोल कर रहा था। हम बात कर रहे हैं उस बॉडी का, जब तक ये लोएस्ट पॉइंट, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ये एक बार घूम के, एक बार ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, ये एक बार घूम के आके फिर से नीचे पहुंचेगा। बाय द टाइम इट मेक्स वन कंप्लीट मोशन, जब तक ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, सोचो क्या हो रहा है। देखोगे कि बीच में कभी इस पोजीशन में हो सकता है कि ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट है दैट इज इन सम पोजीशन लाइक दिस, ये लोएस्ट पोजीशन ये पोजीशन में आके पहुंच गया। देखो ये लोएस्ट पॉइंट कभी आके यहाँ पे पहुंचेगा, फिर कभी आके यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि ये घूमते हुए जा रहा है। देखो ये घूमते हुए जा रहा है, जैसे ही आगे बढ़ेगा लोएस्ट पॉइंट का मोशन कैसे होगा, सोचो तो ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करेगा, इट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड फाइनली कम हियर अगेन। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो तो घूमते हुए जा रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट घूमते हुए जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है, और ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ से चलना शुरू किया, ये घूम गया आगे और ये धीरे धीरे चढ़ने लगा। लोएस्ट पॉइंट इधर नहीं जा रहा है, वेलोसिटी जीरो था जब ये लोएस्ट पॉइंट में था, तो वेलोसिटी जीरो था। ये जैसे जैसे आगे जाने लगा, ये रुक गया, ये डिस्क, ये रोलिंग बॉडी आगे निकल गया, तो ये धीरे 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 चढ़ने लगा, चढ़ने लगा, चढ़ने लगा के यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो, जब तक ये लोएस्ट पॉइंट P से शुरू करके P डैश में आ चुका है, जब ये P से शुरू करके P डैश में आ चुका है, क्या बता सकते हो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट? अगर इसका रेडियस r है, अगर इसका रेडियस r है, तो ये कितना दूर गया होगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई r। द डिस्प्लेसमेंट इज सिंपल है 2 पाई r, ठीक है। तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? इट इज 2 पाई r। सपोज यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोएस्ट पॉइंट। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोएस्ट पॉइंट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस पाथ। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोएस्ट पॉइंट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस पाथ। ये पाथ कितना होता है, ठीक है, वो डाटा हमें याद रखना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, लिखेंगे in one complete rotation, in one complete rotation, the displacement of lowest point is 2 पाई r। कोई नई चीज नहीं है, सबको मालूम है। एंड
डिस्टेंस मूव्ड बाय लोएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोएस्ट पॉइंट, मतलब ये चीज है जो ऊपर में दिखाया हो, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोएस्ट पॉइंट इज एटा। ये याद रखना, कैसे एटा हुआ पूछोगे तो मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा बताने के लिए। इट नीड्स ए कंप्लीट थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन। थ्रू इंटीग्रेशन वी कैन प्रूव दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू एटा। समझ में आया? थ्रू इंटीग्रेशन हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस टोटल लेंथ डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोएस्ट पॉइंट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू एटा। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में इतने सारे चीज अभी देख ली। ठीक है, अब एक दो चीज नया इसके बारे में देखेंगे और आप लोग उसका आंसर बताने की कोशिश करोगे। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। पॉइंट नंबर 8। अभी हम देखे कि कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है तो उसका रोलिंग मोशन का जो चीजें हैं क्या है, ये कोई चीज घूमते हुए आगे जा रहा है। इसको अभी हम इंटरप्रेट किए कैसे कि सम ऑफ और सुपरपोजिशन ऑफ प्योर लिनियर मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। तो कोई भी चीज अगर रोलिंग मोशन के बारे में निकालना होगा तो हमें ट्रांसलेशनल मोशन के लिए निकालना होगा, रोटेशनल मोशन के लिए निकालना होगा, दोनों को जोड़ के निकालना होगा, है ना। देयर इज अनदर एक्स्ट्रा मेथड आई वांट टू प्रोवाइड जो कि आपकी बुक में नहीं है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जिसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सिस रोटेशन कहते हैं। फिलहाल मैं आपको उस हाई लेवल की टर्मिनोलॉजी नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है इट कैन बी अंडरस्टूड एज इफ इट इज अंडरगोइंग ए प्योर रोटेशन, undergoing a pure rotation about the lowest point with angular velocity omega। ये बॉडी को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है और ये इधर से घूम रहा है। इसके लिए कुछ भी चीज निकालो, इसके लिए वही चीज निकालो, दोनों बराबर मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये रोलिंग मोशन एंड इट इज प्योर रोटेशन about the axis through lowest point, तो अभी आपके पास दो तरीके आ गए। एक तो हुआ रोलिंग मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेटरी मोशन और ओनली ए रोटेटरी मोशन। जैसे आपको पता करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वही होगा। अच्छा, ये अगर इस पॉइंट में, इस लोएस्ट पॉइंट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है और आपको मालूम है कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 2r। ये अगर डिस्टेंस 2r है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा भाई, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है तो 2r इंटू ओमेगा। लेकिन r ओमेगा क्या है, प्योर रोलिंग मोशन है तो v इज इक्वल टू ओमेगा r है। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 2v, है ना। अगर इसका प्योर रोटेशन हो रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0। अच्छा चलो पूछते हैं ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, बताओ ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे ये पॉइंट का ट्रांसलेशन की चलते एक वेलोसिटी है v, रोटेशन की चलते एक वेलोसिटी है v, दोनों का रिजल्टेंट कैसे होता था, इट वाज √2v, है कि नहीं। सिमिलरली हियर हमें अगर ये पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, पहले ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। ये पॉइंट हर एक पॉइंट इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहे हैं तो ये पॉइंट भी कैसे घूम रहा होगा, ऐसे। कितना वेलोसिटी में, देखो अगर ये सेंटर है, ये r है तो ये r है, ये लेंथ कितना है √2r। अगर ये लेंथ √2r है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा √2 टाइम्स ओमेगा r एंड व्हाट इज ओमेगा v। So the velocity of this point is √2v in this direction, जो कि इस केस में भी था। Are you getting? So ये मोशन को हम लोग एनालॉगसली ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपका वर्कलोड न्यूमेरिकल करते वक्त सीधा आधा हो जाने वाला है। अब देखोगे कोई भी न्यूमेरिकल को मैं दोनों तरीके से करूंगा, पहले लीनियर मोशन निकालो और रोटेशनल मोशन का निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, सुपरपोज करो, या
प्योर रोटेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट करो, तो देखो कि काम एक बार में निकल गया। आपको एनर्जी निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो एज ए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आई विल से a pure rolling motion can be considered as a superposition of a pure translatory motion and a pure rotation about the axis, central axis, or it can also be considered as a pure rotation with an angular velocity omega about an axis passing through the lowest point। समझ में आया क्या, है ना? चलिए इसको लेके हम लोग देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। Okay, let us see this question. A ring is rolling with a speed v. What is velocity of a point on ring which is at a height r by 2 from ground? Where r is radius of the ring. रिंग का रेडियस r है, ग्राउंड से r by 2 हाइट में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? और ये रिंग रोल कर रहा है, मतलब घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। और आपको मालूम है कि ये पॉइंट का पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज दिस एंगल, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। पूछा ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए ना, थोड़ा मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ता हूँ। ओके, आई एड हियर एंड देन आई एड फ्रॉम हियर। और क्या दिया है, और दिया है ये देखो, तो ये फिगर में दिस लेंथ इज आर, दिस लेंथ इज आर और ये r by 2 है, तो आप क्या कहोगे, ये अगर r by 2 है तो आप कहोगे ये r by 2 है तो दिस इज ऑल्सो r by 2। अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या कहोगे, ए सोन r cos थीटा इज r by 2, सो थीटा इज 60 डिग्री। हाँ, ये समझ में आया। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमें इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ये r by 2 है इसलिए एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी समझ में आ गया। बाकी के सारे चीजों को मैं मिटाता हूँ बिकॉज दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन हियर, इनको भगा दी। अब मुझे ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, कौन सा पॉइंट का, ये वाला पॉइंट का। इसके पास वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि ये लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। लीनियर मोशन के चलते उसके पास वेलोसिटी है भी, लीनियर मोशन के चलते उसके पास वेलोसिटी है भी, है ना? तो आप कहोगे, और जो रोटेशन है उसके चलते, रोटेशन के चलते भी उसके पास वेलोसिटी भी है। ये ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी होगा भी इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? ये घूमने के कारण भी, ये ट्रांसलेशन के कारण भी हुआ। अच्छा, ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए था आपको, तो इसके पास दो वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें किसी तरह से इन दोनों का बीच का एंगल चाहिए, दिस एंगल। अच्छा देखो, तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है लाइन है, ये लाइन को थोड़ा मैं अगर ऐसे एक्सटेंड करता हूं, है ना, और अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, जस्ट थिंक, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये हो गया 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज, 120 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? छोटा छोटा ज्योमेट्री तो है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे यू विल से, so here the point of concern has two velocities. Point of concern, ये कहाँ से कहाँ है, ये जगह नहीं है, इसको भगाते हैं थोड़ा, let me make a space, little space। हाँ, here the point of concern have two velocities, क्यों दो वेलोसिटी, एक रोटेशन के चलते, एक ट्रांसलेशन के चलते, है ना? each v and angle between them is, angle between the velocities
is 120 डिग्री। सो नेट वेलोसिटी क्या हो गया? इट इज v स्क्वायर, ट्रायंगल लॉ, v स्क्वायर 2vv cos 120 होल रूट ओवर, और आपको मालूम होगा cos 120 इज -1/2, ये -1/2 हुआ तो 2 खा गया, माइनस v स्क्वायर इसको कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग v। सो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विल बी सेम एज v। समझ में आया क्या क्या किए हम? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों को यूज करके इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाले, और कितना निकला? v। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते, दूसरा मेथड क्या? दूसरा मेथड इज रोलिंग मोशन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए प्योर रोटेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। चलो थोड़ा एक बार वैसे सोच के देखते हैं, क्या ये आसान हो रहा है? लेट अस थिंक सॉल्यूशन। सेकंड मेथड, यहाँ पे कोई बॉडी रोल कर रहा है और हमें पता करना है कि ऐसा कोई एक बॉडी का ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, और मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ। सेम बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज ए बॉडी अंडर प्योर रोटेशन लाइक दिस अबाउट दिस एक्सिस, और मुझे ये पॉइंट का वेलोसिटी पता करना है। ये पॉइंट कहाँ पे है? इट हाइट r/2, ये है सेंटर। क्या आप थोड़ा देख के बता सकते हो? ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये r/2 है, मतलब ये r/2 है, मतलब ये r/2 है। इतनी सारी जानकारी के बाद क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? कितना होगा? अरे ये r है ना, ये r/2 है, ये r/2 है, ये r/2 है, तो ये कितना होगा? r है ना। तो ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा भाई? ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, आपको होगी इट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r, क्योंकि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ओमेगा, है कि नहीं? तो दैट इज इक्वल टू v, जो हम लोग वहां पर इतना मेहनत करके निकाले, यहां पर एक बार में निकल गया। तो आप क्या कहोगे? हियर पॉइंट p is rotating about O with angular velocity omega. So velocity of point p is omega into r, that is equal to v। देख रहे हो ना, दूसरे मेथड में कितना आसान हो रहा है। पहला मेथड में दोनों को निकाला, वेक्टोरियल जोड़ा, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। आप कौन सा मेथड यूज करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला वाला मेथड बुक में, दूसरा वाला मेथड आपके बुक में नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट दिए हैं लेकिन अप्लाई नहीं किए, ऐसा हो सकता है बोल के बोले, लेकिन कैसा होगा कभी करके किसी बुक में नहीं दिखा, यही बुक्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपका वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू v। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया तो मेरे को थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। आई एम गिविंग यू ए सिंपल क्वेश्चन। ये कोई एक डिस्क है और हुआ क्या है कि ये किसी एक सरफेस पे ऐसे चलने लगा है, ठीक है। और इस सरफेस पे हुआ यूं है कि ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ यूं है कि कोई एक पुली यहाँ से लगा है, पुली, हियर इज ए स्मॉल पुली कनेक्टेड, और इसके ऊपर से कोई थ्रेड ऐसे आया, ठीक है। थ्रेड ऐसे आया, वो थ्रेड इससे ऊपर जा रहा है, ये यहां से कनेक्ट होते हुए मान लो कि वो थ्रेड नीचे आया ऐसे, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लगा है, सीधा क्वेश्चन, ठीक है। ये पुली यहाँ पे लगा, ये घूमते घूमते आगे गया, और चलो मानते हैं कि डिस्टेंस दिया है L, ये डिस्टेंस कितना दिया है? L, डिस्टेंस दिया है L, ठीक है। पूछा क्या है निकालने के लिए? पूछा है आपको कि बताओ जब तक ये L डिस्टेंस मूव करेगा ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा। सीधा क्वेश्चन, जब तक ये L डिस्टेंस जाएगा रोल करते हुए ये कितना नीचे आएगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। मैं थोड़ा फिगर को बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सोचना शुरू करो, ठीक है। सोचना शुरू कर दो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अभी। यस, जब तक ये गया डिस्टेंस L
तब तक ब्लॉक कितना नीचे गया होगा। ये कोई एक डिस्क है, क्या लिखेंगे, इन फिगर शोन, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। You have understood the figure, now you can make it smaller one so that you can visualize. Yes. Question number 2. In figure shown, the thread is wound. The thread is wound on the disc. When the disc rolls over a distance S or distance L, find the distance moved by the block. ब्लॉक को कितना दूर जाना पड़ेगा जब तक ये एल डिस्टेंस जाएगा। ये डिस्क रोल कर रहा है, जब तक ये एल डिस्टेंस आएगा ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, आपको दिमाग लगाना है। सोचो और बताओ। सोचना ये है कि अगर यहाँ पे ये थ्रेड फिक्स्ड होता और ये थ्रेड यहाँ से खुलता नहीं और ये अगर स्लाइड करके जाता, जब ये एल डिस्टेंस आएगा ये भी एल डिस्टेंस नीचे जाएगा, लेकिन अब ये घूम रहा है, घूमने के कारण और सारा थ्रेड ये छोड़ रहा है और खुद भी पास जा रहा है, मतलब दिस विल मूव ए डिस्टेंस मोर देन एल। और लेट अस सी, अदरवाइज थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज इसका वेलोसिटी भी है, यस एनीवन, आदित्य पंडा, हाउ मच यस, 2l इज करेक्ट, वेरी गुड, दिमाग लग गया। देखो किसी का, देखो मान लो कि इसका वेलोसिटी v है, ये रोल कर रहा है v वेलोसिटी में, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा भैया, 2v। इसका वेलोसिटी जितना होगा, थ्रेड का वेलोसिटी हर जगह वही होगा, वेलोसिटी ऑफ द थ्रेड एट एवरी पॉइंट इज 2v, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो मान लो कि t सेकंड में ये l डिस्टेंस गया, t सेकंड में ये कितना जाएगा, उसका डबल 12, क्योंकि इसका स्पीड v है, इसका स्पीड 2v है। समझ में आ गया क्या। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन बनाओ। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कहेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज, velocity of disk is v, then that of block is 2v, ब्लॉक का वेलोसिटी है 2v, ओहो ब्लॉक का वेलोसिटी है 2v, ब्लॉक का वेलोसिटी है 2v। अच्छा, so when disk moves by a distance L, the block moves with moves over a distance, to L। जब डिस्क मूव करेगा L, ब्लॉक का स्पीड 2v है, जितना समय में ये L डिस्टेंस जाएगा उतना समय में ये 2L डिस्टेंस जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हियर इज ए ट्रैक्टर, और आप जानते हो कि उसका एक बड़ा व्हील होता है और एक छोटा व्हील होता है। ट्रैक्टर का एक बड़ा व्हील होता है और एक छोटा व्हील होता है। नाउ दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, द
व्हील्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कनेक्टेड है ट्रैक्टर से, ये ऐसा कनेक्टेड है, दिस इज द ट्रैक्टर, ठीक है। ये ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। सोचो एक छोटा व्हील है, एक बड़ा व्हील है। सोचो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दिस इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v आउट ऑफ A and B, whose velocity is more? A और B में से किसका वेलोसिटी ज्यादा है? आप देख रहे हो कि ये दोनों रोल करते हुए आगे जा रहे हैं। जब ट्रैक्टर आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है कि नहीं। तो पूछा है A का वेलोसिटी ज्यादा है कि B का वेलोसिटी ज्यादा है। बताओ जल्दी जल्दी। The tractor is moving with a velocity v। ये मॉडर्न ट्रैक्टर है, ठीक है, मेड इन जगदा। ऐसा कोई एक ट्रैक्टर है जो जा रहा है v स्पीड में, और ये पूछा गया है बताओ A और B में से कौन सा पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यू पीपल आर अननेसेसरली कंफ्यूजिंग। व्हेन दिस ट्रैक्टर इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, व्हील का ये वाला पॉइंट कितना वेलोसिटी में जा रहा होगा? ऑब्वियसली भी ये भी उसका सारे पुर्जे भी वेलोसिटी में जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे, और ये सारा कुछ रोल कर रहा है। तो हाइट पॉइंट इसका वेलोसिटी कितना होगा? 2v। इसका कितना होगा? 2v। तो फिर सो आप कहोगे va इज इक्वल टू vv। कितना सिंपल है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर दिए उसको, है कि नहीं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड व्हाट इज रोलिंग मोशन, जिसमें हम लोग देखे कि कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग मोशन में है, then the linear velocity v of the central axis and the angular velocity omega around the central axis are related by the relation v is equal to omega r। उस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। सो हमें मालूम है, क्या मालूम है? In case of pure rolling, V is equal to omega r, where V is velocity of central axis, omega is angular velocity around central axis, r is radius of the rolling body, रोलिंग बॉडी का रेडियस अगर r है तो इनके बीच में ये रिलेशन है। ये हम लोग देख चुके हैं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, दीज आर द थिंग्स हैपनिंग, ये हमें मालूम है, ठीक है। यही नॉलेज के साथ साथ थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे, और हम ये भी देख चुके हैं कि कोई एक रोलिंग मोशन है, कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो उस रोलिंग मोशन को वी कैन कंसीडर एज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी रोल कर रहा है, ये रोलिंग बॉडी अगर रोल करते करते आगे जा रहा है तो दिस कैन बी अंडरस्टूड एज सुपरपोजिशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, है ना, एंड प्योर रोटेशन अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, और कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज a pure rotation about an axis passing through the lowest point। ये हम लोग previous class में देख चुके हैं। I can interpret the rolling motion like this। Also we have seen अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता था, आपको याद होगा, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 2v। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कितना होता था? 0। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2v होता है। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। नाउ दिस v इक्वल टू ओमेगा, ये जो स्टेटमेंट है हम इसको दोनों तरफ को अगर डिफरेंशिएट करेंगे एज v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो dv by dt will be equal to r
d ओमेगा बाय dt। कहने का मतलब है द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज इक्वल टू r इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, है ना। लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज इक्वल टू r इनटू अल्फा ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। अब कहोगे सर पहले तो ये a इक्वल r अल्फा होता था, नहीं, पहले जो होता था वो कुछ दूसरा था। पहले सर्कुलर मोशन में भी ये रिलेशन हम लोग देखे थे, ये रोलिंग मोशन वाला रिलेशन उससे अलग है। सर्कुलर मोशन की केस में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा था v स्पीड में किसी एक सर्किल में रेडियस r का, तो एंगुलर वेलोसिटी उसी पार्टिकल का ओमेगा होता था, ठीक है ना। सो सर्कुलर मोशन में जो ये इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे थे उसमें v एंड ओमेगा वेयर द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पार्टिकल, जबकि इस केस में v इज velocity of this axis and omega is angular velocity of other particles around the axis. V and omega are not associated with the same particle. Similarly, here A and alpha are not associated with the same particle. Okay. यहाँ पर मैं आपको और एक टर्म बताना चाहूँगा, that is what is called radius of gyration. बहुत ज़्यादा कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन स्कूल वाले पूछते हैं तो बताना पड़ता है, ठीक। पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखते हैं। सपोजिंग यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का इस एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया एंड वी कुड फाइंड इट इज I। सपोज इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। कौन सा एक्सिस में? अबाउट द एक्सिस AB, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। सपोज I consider the same axis AB and I consider a point mass m at a distance k from here, so that the moment of inertia of this point mass about this axis is same as moment of inertia of this body about this axis, then this distance is called radius of gyration of this body about this axis। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB इज I। ये बॉडी का मास m है। दूसरा केस में मैं एक पॉइंट मास ले रहा हूं m, उसी एक्सिस से एट ए डिस्टेंस k। ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में जितना होगा, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस में उतना ही होगा, तो ये जो डिस्टेंस k है उसको इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे अबाउट दिस एक्सिस। समझ में आया क्या? तो ठीक है, इसको पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। आपको खाली स्टेटमेंट याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज the distance from axis at which the total mass of the body can be assumed to be concentrated body about an axis is defined as the distance from axis at which the total mass of the body can be assumed to be concentrated to exhibit same moment of inertia, exhibit same moment of inertia, Just for sake of further explanation, I can say, supposing here is the body और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में I है और here this body has mass m। नाउ मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ के डिस्टेंस में मैं एक पॉइंट लेता हूँ जिसका मास है m। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, तो इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस इज k। ठीक है ना, इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन
ये जो बॉडी है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू के। जैसे मान लो ये आई है, सो इफ के इज रेडियस ऑफ गायरेशन देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होना चाहिए। मतलब m k स्क्वायर, कोई पॉइंट मास यहां से के डिस्टेंस में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा m k स्क्वायर, है ना, m k स्क्वायर, और दैट शुड बी इक्वल टू i। मतलब k का वैल्यू क्या है i बाई m होल रूट ओवर, k का वैल्यू क्या हो गया i बाई m होल रूट ओवर। कितना सिंपल है। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज रेडियस ऑफ gyration of a disk of mass m radius r, mass m and radius r about its own axis, about its own axis, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कोई डिस्क का मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा उसका अपना एक्सिस में, अगर अपना एक्सिस में निकालेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, दिया है रेडियस इसका r है और मास इसका m है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इट इज एनालोगस टू ए पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस k फ्रॉम हियर। मास कितना है वही m है। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ i बाई m, है ना। i कितना है, अबाउट दिस एक्सिस यू नो द वैल्यू ऑफ i कितना है हाफ m r स्क्वायर बाई m होल रूट ओवर, क्या मिला देखो तो m कैंसिल हो गया, क्या मिला इट इज r बाय रूट 2। सो द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज r बाय रूट 2। सिंपली क्या करना है, k इक्वल टू रूट ओवर ऑफ i बाई m करना, ठीक है। ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है। तो कोई भी एक बॉडी का किसी भी एक्सिस में अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया तो आप उस बॉडी का उस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो i बाई m होल रूट ओवर गिव्स यू द रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ गया क्या, सिंपल है। अभी देखो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या किसी एक बॉडी का मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो तो does it depend upon the mass of a body, मास तो कैंसिल हो रहा है, चाहे कोई भी बॉडी ले लो, there will be a term m is cancelling out, इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन does not depend on the mass of the body। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, depends on the shape and size of the body। डिस्क है कि रिंग है कि स्फीयर है कि क्या है, अकॉर्डिंगली हाफ एम आर स्क्वायर होगा कि एम आर स्क्वायर होगा कि 2/5 एम आर स्क्वायर होगा कि 2/3 एम आर स्क्वायर होगा, that will be affected by shape of the body। So it depends on shape and size। साइज मतलब छोटा है कि बड़ा है, छोटा है मतलब छोटा, बड़ा है मतलब बड़ा। So the radius of gyration of a body about an axis depends upon the shape and size of the body, not on the mass of the body। That is very important, जो स्कूल में पूछते रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन of a body is independent of mass of the body and depends on shape and size and एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास रेडियस ऑफ गायरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। कौन सा एक्सिस में है, अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अफेक्टेड। तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी समझ में आ गया, रोलिंग मोशन में v इज इक्वल टू r ओमेगा भी समझ में आ गया, a इज इक्वल टू r अल्फा भी समझ में आ गया। चलिए उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हियर इज ए स्फीयर kept on a smooth floor।
kept on a smooth floor. Suppose you are pushing it here. Here is a sphere, say of mass m, ठीक है, और रेडियस r. ये कोई एक स्फीयर है या फिर रिंग है या फिर डिस्क है, लेट अस हैव ए जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है और सर्कुलर प्रोफाइल का बॉडी है। यहाँ पे हम कोई एक फोर्स अप्लाई किए तो ये h हाइट में अप्लाई किए तो पता चला ये बॉडी रोल करने लगा। पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। सो इसको थोड़ा ढंग से हम लोग लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग निकाल देंगे, फिर हम लोग देखेंगे। हाँ, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है ए सॉलिड स्फीयर, इसका जो आंसर आएगा, फॉर्मूला आंसर आएगा, उसको याद रखना। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is kept on a smooth horizontal floor. Smooth horizontal floor. Smooth horizontal floor. ठीक है। Height. At what height? What height from ground? At what height from ground any horizontal force applied on the body will make it to run or make it to roll. ये रोल करना शुरू करेगा, रोल करना शुरू करेगा। क्या हाइट में पुश करेंगे तो ये बॉडी रोल करना शुरू करेगा। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोचना है और सोच के बताना है कि पहले ये जो एच का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, दैट एच का वैल्यू विल बी मोर देन आर और लेस देन आर। लुक एट द फिगर और थोड़ा मेहनत करिए और बताइए कि ये जो फोर्स लगा के हम इसको पुश कर रहे हैं, इसको कहाँ पे पुश करने से बॉडी रोल करेगा। शुड बी, देखो तो मैं आपको केसेस दिखा रहा हूँ। सपोज हियर इज द स्फेरिकल बॉल, क्या मैं इसको ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, इट इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। अगर मैं इसको अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, अबाउट दिस लाइन अगर पुश करता हूँ, अलोंग द सेंटर पुश करता हूँ, क्या ये रोल करेगा? सोचो, ये स्मूथ है, मेरे फोर्स के चलते यहाँ पे वेट भी तो आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा है। None of these forces are producing any torque about O because line of action of these forces are passing through the center. तो ये घूमेगा नहीं, क्या होगा? सिर्फ लिनियर मोशन होगा। तो इसको रोलिंग मोशन कहेंगे क्या? नहीं। अच्छा, तो अगर हम इसको, ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे अप्लाई करते हैं तो सोचो क्या हो जाएगा। अगर ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे अप्लाई करेंगे तो क्या ये फोर्स इसको घुमाएगा? हाँ, घुमाएगा। वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन वो तो नहीं घुमाएंगे बिकॉज दे आर ऑल पासिंग थ्रू द सेंटर। अच्छा, ये फोर्स घुमाएगा, क्या ये फोर्स इसको मूव करवाएगा? हाँ, वो मूव भी करवाएगा। क्या ये रोलिंग मोशन कर सकता है? सोचो, ये जो फोर्स है इस सेंटर में, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये सेंटर में, थोड़ा सा मैं दूसरा फिगर बना देता हूं सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज। मैं अभी क्या कर रहा हूं, सेंटर से थोड़ा नीचे दे रहा हूं। ये हो गया स्फीयर बनाते हैं, ये हो गया स्फीयर, सोचो, ठीक है। इस स्फीयर को अगर मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो अबाउट द सेंटर कौन टॉर्क बनाएगा? एफ टॉर्क बनाएगा। कैसा टॉर्क बनाएगा? क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा? जैसे ये इसको पुश करेगा तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और वेट ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, ये लोग तो कोई टॉर्क नहीं बना रहे, दिया है कि ये स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी तो नहीं है, और ये फोर्स के चलते ये बॉडी इधर जाएगा। क्या ऐसा मोशन को हम रोलिंग मोशन कह सकते हैं?
नहीं कह सकते हैं। रोलिंग मोशन में क्या है, कोई बॉडी अगर इधर जा रहा है तो जैसे आपका गाड़ी का व्हील्स, पहिया, चक्का आपका चल रहा है तो कैसे चल रहा है, आगे जा रहा है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है उल्टा घूम रहा है, ये रोलिंग मोशन कैसे हो सकता है? इट इज नॉट रोलिंग मोशन, है कि नहीं? ये रोलिंग मोशन नहीं। इसका मतलब अगर इस लेवल पे देंगे तो रोलिंग मोशन नहीं हो सकता, इस लेवल पे देंगे तब भी रोलिंग मोशन नहीं हो सकता। हम देख लिए कि यहाँ पे दो रोलिंग मोशन नहीं हो सकता, यहाँ पे दो तब भी रोलिंग मोशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पे दे तो सोचो, तो अगर यहाँ पे देंगे तो हो सकता है, इफ आई अप्लाई द फोर्स समवेयर हियर, तो हो सकता है कि ये जो हमारा फोर्स है that will create a torque and that will try to rotate the entire body in this direction and will move it in this direction। हाँ, अब रोलिंग मोशन हो सकता है। तो मिनिमम जानकारी हासिल करते करते 5 मिनट हमारा निकल गया। वो क्या है, कहां पर पुश करने से बॉडी रोल करेगा? इट शुड बी ऑलवेज अबोव द सेंटर, ऑलवेज और अबोव द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है कि नहीं? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है पूछा है कि एग्जैक्टली कितने हाइट पे पुश करेंगे। क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट हाइट दिस मस्ट बी पुश्ड सो दैट एनी फोर्स यू अप्लाई द बॉडी विल रोल। हमें ये चीज अभी पूरा करना है, ठीक है? ठीक है, इसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर इसको सिस्टमेटिकली करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए ढंग से कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, वी हैव अप्लाइड ए फोर्स और हमें समझ में आ गया है कि वी हैव अप्लाइड ए फोर्स मोर देन आर, जिसका हाइट है द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मोर देन आर, क्योंकि सेंट्रल लेवल तो ये है ना। अच्छा, और ये दिया है स्मूथ है। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग? हियर इज ए वेट एक्टिंग एंड हियर इज ए नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग। फिलहाल तो आप इस आर को मारो गोली, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है फिगर में। अच्छा, आपका जो फोर्स है, इस फोर्स के चलते दिस बॉडी इज गोइंग टू अंडरगो सम लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर। में क्वेश्चन में स्फीयर दिया है, मैं इन जनरल बॉडी लिख रहा हूं। इन जनरल ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा बताओ तो? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या है देखो तो, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, दे मस्ट बी कैंसिलिंग आउट, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, मतलब n मस्ट बी कैंसिलिंग आउट w। व्हाट इज द नेट फोर्स? F, ओनली वन फोर्स इज F, तो इट इज इक्वल टू F बाय m। हाँ ठीक, मैं क्यों बॉडी लिख रहा हूं? क्योंकि अगर ये स्फीयर नहीं होता, डिस्क होता, रिंग होता, सिलेंडर होता, कुछ भी होता, तो जनरल फॉर्मूला निकाल देंगे, जबकि स्फीयर के लिए दिया गया। अच्छा, तो हम कहेंगे अबाउट नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन और टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट O, टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट O में कितना टॉर्क हो रहा है, कौन टॉर्क बना रहा है? N ना लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग, W ना, W मतलब वेट, W लिखने से हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, मैं आई विल राइट इट mg। क्या mg टॉर्क बना रहा है? ना, क्योंकि इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इधर से पास कर रहा है। ये फोर्स, हाँ ये फोर्स टॉर्क बना रहा है। कितना टॉर्क बना रहा है? यू से इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। कहां से? यहां से। कितना डिस्टेंस है? अगर ये पूरा h है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? r माइनस h, सो इट इज f इनटू r माइनस h। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज f इनटू r माइनस h, ये डिस्टेंस है r माइनस h। अच्छा, ये टॉर्क के चलते ये घूमेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, आप जानते हो कि एंगुलर एक्सीलरेशन टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ रिलेशन है। कैसा है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, सिमिलरली टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अगर रिलेशन हम लगाएंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? टाउ बाय आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं। ये था एफ इंटू आर माइनस एच बाई आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। तो
ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम क्या देखें, when we apply any force F at a height h on the sphere, a horizontal force F at a height h from ground, you find the body develops a linear acceleration by m and angular acceleration this. क्या दिया है, the body will start at what height from ground, any horizontal force applied on the body will make it to roll, body roll करेगा। अगर बॉडी रोल करेगा उसका लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन हुआ, a इक्वल टू आर अल्फा। जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता था, यहाँ पर क्या होगा a इक्वल टू आर अल्फा। तो हम कहेंगे फॉर रोलिंग a इज इक्वल टू आर अल्फा। a क्या था, अब ये भी निकाले थे f बाई एम, r तो r है, अल्फा क्या था, अल्फा वाज टाउ बाई आई, टाउ क्या था f इंटू आर माइनस एच बाय आई जीरो और आई ओ। अच्छा, इसमें से हमें h निकालना था। अब ये f तो हमारा अननोन क्वांटिटी है, कैंसिल हो गया। चलिए निकालते हैं, ये वैल्यू को इधर ले आते हैं। सो यू फाइंड आई जीरो आर बाई एम इज इक्वल टू आई जीरो एम बाई आर, सॉरी आई जीरो बाई, ये r को इधर ले आओ, आई जीरो को इधर ले आओ, आई जीरो बाई एम आर इज इक्वल टू, ये r को ले आओ, रह गया r माइनस h, और h कितना हो गया, h को इधर रखो, बाकी सब उधर ले लो, r माइनस आई जीरो बाई एम आर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक r बाहर निकाल लेते हैं, r को बाहर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो रहेगा 1 माइनस आई जीरो बाई एम आर स्क्वेयर, r कॉमन ले ली तो r डिवाइड हो गया। सो आई से h is coming out to be r into 1 minus I0 by mr square। समझ में आया क्या? ये जो क्वांटिटी है ना, बड़ी टिपिकल इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। आगे चल के देखोगे बहुत समय में ऐसा एक टर्म आके आपके सामने पहुंचेगा। लेट अस कॉल दिस टर्म एज बीटा एंड वी कॉल इट बीटा आर। फिर व्हाट इज बीटा? बीटा इज 1 माइनस, ये 1 माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, सोचो तो h इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं की, माइनस h को इधर ले आए तो हो गया प्लस h, r माइनस दिस। इधर लिखने में गड़बड़ की, r माइनस h कैसे होगा? ये हाइट क्या था? h माइनस r। अरे आप लोग हाँ जी करते हो, ये r माइनस h होगा क्या? ये पूरा चीज h है, ये r है, तो ये r माइनस h नहीं होगा, h माइनस r होगा। यस यस यस, देखो तो ये हो गया h माइनस r। तो ये चीज हो गया। हमारे बच्चे भी बड़े महान हैं, जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट। तो क्या मिल गया? ये h माइनस r। ये चीज कोई मिटाओ, यहां से लिखो h माइनस r। हाँ, तो वापस चलते हैं हमारी कैलकुलेशन पे। क्या आ गया? ये r माइनस h की जगह क्या लिखेंगे? h माइनस r। ठीक है, इट इज h माइनस r, और यहाँ पे क्या आएगा? h माइनस r। तो फिर हमें अगर h चाहिए तो क्या हो जाएगा? r इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, दैट्स ऑल। सो इट इज 1 प्लस I0 बाय mr स्क्वायर। आपको याद रखना है। अब ये हमारे कौन सा केस था? हमारा केस था क्या? सॉलिड स्फीयर का, है ना। बीटा क्या है? बीटा इज फॉर ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए IO क्या होगा? अबाउट द सेंट्रल एक्सिस 2/5 mr स्क्वायर। तो ये 2/5 mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर गया, mr स्क्वायर को खा गया। 1 प्लस 2/5 इज 7/5, है ना। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 7/5। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बीटा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 7/5। I0 बाई mr स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7/5। तो इस चीजों को थोड़ा मैं यहाँ से सजा के लिख देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। अच्छा, ये हाँ, ये समझ में आ रहा है। ये हो गया कमिंग आउट टू बी दिस। ये थोड़ा स्पेस बना देते हैं ताकि हम लिख पाएंगे। हमारा न्यूमेरिकल था फॉर ए सॉलिड स्फीयर। हमारा क्वेश्चन में क्या था? फॉर ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए हम देख लिए h का वैल्यू क्या आ जाएगा? h का वैल्यू आएगा, तो इसको यहां रखें।
where beta is this। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था कि एक सॉलिड स्फीयर रखा गया है। फॉर ए सॉलिड स्फीयर आप कहोगे I नॉट इज 2/5 mr²। सो बीटा इज 1 plus I नॉट by mr² is coming out to be 7/5। ठीक है, ये तो हम कितना आ रहा है 7/5। ठीक है, ये अगर 7/5 आया तो h कितना हो जाएगा बीटा इंटू आर, दैट इज 7r/5। h इज इक्वल टू 7r/5। मतलब किसी एक सॉलिड स्फीयर को किसी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख के इट हैड 7r/5 फ्रॉम ग्राउंड अगर आप पुश करोगे तो वो रोल करने लगेगा। अब मैं ऐसा फॉर्म में देने की पीछे मेरा मकसद ये था कि अगर ये जो बीटा आर वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, मान लो कि सॉलिड स्फीयर की जगह डिस्क दे दिया तो क्या करेंगे, I0 क्या हो जाएगा हाफ mr², हाफ mr² में mr² हो जाएगा हाफ, 1 प्लस हाफ इज 3/2 तो हो जाएगा 3r/2, है ना। कोई हॉलो स्फीयर दे दिया, सिलेंडर दे दिया, सो नाउ यू कैन यूज दिस एज ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, यू कैन यूज दिस एज ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला और आपको मिल जाएगा कि द वैल्यू ऑफ h रिक्वायर्ड इज बीटा इंटू आर, वेयर बीटा इज 1 प्लस I0/mr²। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है और बार बार आगे यूज होने वाला है। ठीक है, लेट अस सी वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक डिस्क है और ये डिस्क के ऊपर एक थ्रेड वुंड किया गया है, द थ्रेड इज वुंड ऑन ए डिस्क और ये डिस्क को यहाँ से छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो ये गिरेगा। जब ये गिरेगा कैसे गिरेगा, घूमते हुए गिरेगा, क्योंकि here is the thread and one end of the thread attached to the roof। क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, जब ये गिरेगा ऐसे घूमते 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 नीचे गिरेगा। पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, राइट। ए डिस्क ऑफ radius r, mass m is wound by a thread and allowed to fall as shown in figure। Find एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क का क्या एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, बताओ डिस्क का ट्रांसलेशनल मोशन होगा कि रोटेशनल मोशन होगा कि ट्रांसरोटेशनल मोशन होगा। ये तो घूमते घूमते आगे जा रहा है, मतलब घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसरोटेशनल मोशन है ना। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि थ्रेड का ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट मूव कर सकता है? सोचो, ये तो थ्रेड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डिस्क का सारा हिस्सा मूव करेगा, लेकिन ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता बिकॉज दिस पॉइंट इज स्ट्रेट वे कनेक्टेड बाय द थ्रेड टू द रूफ, है कि नहीं। दैट मींस इट अपीयर्स एज इफ द डिस्क इज रोलिंग ऑन दिस लाइन। लगेगा कि डिस्क इस लाइन पे रोल कर रहा है, रोल करते करते नीचे आ रहा है कि नहीं। डिस्क लगेगा कि रोल करते करते नीचे आ रहा है। और ये बात ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डिस्क घूमते घूमते नीचे आ रहा है। अब हमें देखना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम में व्हाट आर द फोर्सेस। देयर मस्ट बी ए वेट, देयर मस्ट बी ए शैडो फोर्स। अगर ए एक्सीलरेशन में जा रहा है, देयर मस्ट बी ए शैडो फोर्स, देयर मस्ट बी ए टेंशन। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से करना चाहता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग रोलिंग मोशन। अच्छा, इसमें देखिए डिस्क का लीनियर मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। हम दोनों मोशन को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये रोलिंग मोशन को इसके अंदर से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडरिंग लीनियर मोशन और लीनियर मोशन ऑफ डिस्क। अगर लीनियर मोशन को देखेंगे तो सोचो, अगर ये एक्सीलरेशन ए में आ रहा है तो एक शैडो फोर्स तो उसके ऊपर आ ही रहा होगा जो कि एम ए है। द शैडो फोर्स इज
द स्यूडो फोर्स इज ma, है ना। अच्छा, तो in the free body diagram, in addition to external forces, we have shown the pseudo force. We can apply all conditions of equilibrium. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि T plus ma is equal to mg. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1. हमें क्या चाहिए? A is acceleration of the disk. ठीक है। Now consider the rotational motion. रोटेशनल मोशन को देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये डिस्क घूमते हुए नीचे आ रहा है। कौन घुमा रहा है? Who is rotating this disk about this axis? क्या mg घुमा सकता है? नहीं, mg is passing through this point. The line of action of mg is passing through this point. mg cannot create any torque. Then who will produce the torque? Tension. तो हम कहेंगे टॉर्क अबाउट O कौन बना रहा है? T into this distance. ये डिस्टेंस कितना है? R. What is moment of inertia about O? This is a disk है। डिस्क है मतलब half mr square. Then what is angular acceleration about O? Angular acceleration is given by tau by I. Tau by I मतलब tr by half mr square. थोड़ा मारपीट करो तो ये क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 2t by mr. 2t by mr, है ना। As the disk is rolling on this vertical line, A और अल्फा में एक रिलेशन मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि डिस्क इज अपीयरिंग टू रोल ऑन दिस वर्टिकल लाइन। इसका सेंट्रल एक्सिस का एक्सीलरेशन a है और इट इज रोटेटिंग अराउंड द सेंट्रल एक्सिस विद एन एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो a इक्वल टू अल्फा r है, a इक्वल टू r अल्फा है। रोलिंग मोशन में होता है v इक्वल टू r ओमेगा से निकल के a इक्वल टू r अल्फा में हम लोग आए थे। हम क्या लिखेंगे? as the disk is rolling on the vertical line, हम कह सकते हैं A is equal to R अल्फा क्या था? 2t by mr। डालो R into 2t by mr, that is equal to 2t by m। इसका मतलब ma is equal to 2t, मतलब t is equal to ma by 2। ठीक है, t और a को लेके हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। पहले से हमें ये इक्वेशन मिला हुआ था, कौन सा? t plus ma इक्वल टू mg। ये इक्वेशन हमें पहले से मिला हुआ था, अब दूसरा इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया कि ये हमारा t इक्वल टू ma by 2 है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको? देखो तो उसमें क्या मिला था? t plus ma इज इक्वल टू mg। अब t का वैल्यू पता चल चुका है कि ma by 2 प्लस ma इज इक्वल टू mg। अच्छा, ये हो गया 3ma by 2 इज इक्वल टू mg और a इज इक्वल टू 2g by 3। देख लो क्या आ गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी a इज इक्वल टू 2g by 3। द डिस्क विल फॉल डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 2g by 3। समझ में आया? यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? थोड़ा ओवरऑल व्यू लेते हैं। ओवरऑल व्यू ये है कि जैसे हमें पता चल गया कि ये बॉडी इस लाइन पे रोल कर रहा है, हम इसका लीनियर मोशन निकाले और इसका रोटेशनल मोशन निकाले। लीनियर मोशन से एक्सीलरेशन निकाले, रोटेशनल मोशन से अल्फा निकाले और रोलिंग मोशन में a इक्वल टू r अल्फा होता है। दोनों को कोरिलेट कर दिए। मतलब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि द एंटायर बॉडी इज हैविंग ए ट्रांसलेटरी मोशन प्लस a rotatory motion about its own axis, है ना। There was another method also. क्या था दूसरा मेथड? The body can be assumed to undergo pure rotation about the axis passing through lowest point। ऐसा भी हम लोग देखे थे, है कि नहीं? चलो ऐसे सोचते हैं, हम ये भी assume कर सकते हैं the body is undergoing pure rotation about this axis। अगर उस मेथड से करेंगे तो ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। सेकंड मेथड में देखेंगे तो कैसे हो रहा है। देखो सेकंड मेथड में कितना आसान हो रहा है। नीड्स योर लिटिल प्रैक्टिस ताकि आप कर पाओगे। यहाँ पे था वो डिस्क जो कि रोल करते करते नीचे आ रहा था और आप जानते हो ये रोलिंग बॉडी ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना,
it can be assumed to rotate like this with an angular acceleration alpha. सपोज हम कहेंगे इसका लीनियर एक्सीलरेशन a है जो हम निकालना चाहते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन हम निकालना चाहते हैं, बट इट कैन बी assumed, क्या लिखेंगे, is the disk is rolling on the vertical line along the thread, vertical line along the thread. ध्यान से देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बुक्स में सारे मेथड को नहीं दिया है, ये वर्टिकल लाइन में ये रोल करने की कोशिश कर रहा है. therefore its motion can be considered as pure rotation about point P. ये तो आपको मालूम था, खाली समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं. हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये डिस्क घूमते घूमते नीचे आ रहा है, या फिर हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस एक्सिस में ये कंप्लीट रोटेशन, प्योर रोटेशन कर रहा है. तो ठीक है, अगर इस एक्सिस में कर रहा है तो व्हाट इज टाउ अबाउट पी, कौन टॉर्क बना रहा है, मतलब अभी और इसका लीनियर मोशन नहीं है. आर यू नॉट एबल टू फॉलो? प्रीवियसली हम लोग क्या देखे, ये केस में देखे ना, हम देखे कि कोई बॉडी का रोलिंग मोशन को कैन बी कंसीडर्ड एज दिस प्लस दिस और दिस अलोन, रोटेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ कि अगर ये बॉडी ऐसे घूम रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी इज अंडरगोइंग ए प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस. तो इस एक्सिस में टॉर्क कौन बना रहा है? टॉर्क ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या एक्सटर्नल फोर्स है? टेंशन है, और क्या है, mg भी तो है. अच्छा, mg भी. कौन टॉर्क बनाएगा P में? mg और T और बोथ. Who will produce a torque about P? mg और T और both. कौन बनाएगा? mg will produce because the line of action of T is passing through point P, है ना? T का line of action P से जा रहा है. T will not produce any torque. mg will produce a torque. कितना torque? mg into perpendicular distance of line of action of mg from this point, that is mg into r. समझ में आया? ये टॉर्क बनेगा. अच्छा, ये जो टॉर्क बनेगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया P में कितना होगा? What is moment of inertia about P? If I can know the torque about P, moment of inertia about P, I can find out the angular acceleration about P. एक बार angular acceleration मिल गया, linear acceleration is alpha into r. है कि? अब टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में कितना होगा? ये डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है. क्या इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? हाफ mr स्क्वायर. डिस्क है तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस एक्सिस में कितना होगा? हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, है कि नहीं? सो यू से इज हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, that is 3/2 mr square. So what is alpha about P? Alpha about P is tau about P by moment of inertia about P. ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला बिजनेस समझ में आ गया. ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफी कर चुके हैं, है ना? तो डिवाइड करो, क्या आ गया? mgr by 3/2 mr square. थोड़ा रिपीट करो तो क्या मिल रहा है? m तो कैंसिल हो गया, मिलेगा 2g/3r. मिल गया अल्फा. हमें अल्फा एक बार मिल गया तो a निकालने में और क्या दिक्कत है? कैसे निकालेंगे? a इक्वल टू आर अल्फा. अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, तो आप कहोगे द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, इज इक्वल टू r इनटू अल्फा. अब अल्फा के साथ r मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया? 2g/3. देखो कितना आसानी से निकल गया. ये तो आपको समझाने के लिए लिखे, कैलकुलेशन इज सो स्मॉल. पहला केस में वी आर कंसीडरिंग टू डिफरेंट मोशंस एंड सुपरइम्पोजिंग देम. दूसरा केस में यू आर कंसीडरिंग दिस टू बी ए प्योर रोटेशन अबाउट द पॉइंट पासिंग थ्रू P. तो दूसरे केस में देखो क्वेश्चन आंसर कितने आसानी से निकल के सामने आ गया. ठीक है, अंडरस्टूड?